नमस्कार दोस्तों। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के बिना यह चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी। हमारे इतिहास में मौर्य साम्राज्य का योगदान अमूल्य एवं अतुलनीय है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है दोस्तों। संभवतः यह पहला एक ऐसा अवसर था जब एक सामान्य मनुष्य ने कुशासन को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता प्राप्त की और एक नई शुरुआत की। यह एक पहला अवसर इस तरीके से भी था जब पूरे देश ने राजनीतिक एकजुटता दिखाई और एक नई केंद्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। उस समय के शासकों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थीं, वह आज भी 2500 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जो वो उस समय थी जब वो बनाई गई थी। फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह सैन्य कौशल के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वह जन कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के संबंध में हो या फिर चाहे नगरीय प्रशासन से संबंधित हो। मौर्य शासन प्रणाली हमेशा से ही सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। यही कारण है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौर्य शासन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है और मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये मौर्य शासन से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से मौर्य शासन प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मौर्य वंश से संबंधित और जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों का युग प्राचीन भारत के पूरे अस्तित्व में एक मील का पत्थर है। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन में पुराने भारतीय इतिहास के दायरे में व्यापक और सबसे शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य केवल अपने भौगोलिक क्षेत्रों के विस्तार के बारे में ही नहीं था, इसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक मजबूत केंद्र नियंत्रित प्रशासन दिया। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि यह उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्यवंश था और इन्होंने एक नई शासन प्रणाली, जिसमें एक सेंट्रल व्यवस्था होती थी, केंद्रीय व्यवस्था होती थी, उसकी शुरुआत की। इस अवधि के दौरान व्यापार, वाणिज्य और कृषि भी फले फूले। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा नंद वंश के शासन में था। तो भारत मौर्य डायनेस्टी के पहले, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था जो भारतीय उपमहाद्वीप पे राज कर रहा था? वो था नंद साम्राज्य। नंद साम्राज्य के लोग अपने शासक धनानंद द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दमनकारी नीतियों से नाखुश थे। चंद्रगुप्त ने बुद्धिमान ब्राह्मण कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया। तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में की थी और उसमें उन्होंने काफी ज्यादा मदद और मार्गदर्शन उन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य से या फिर चाणक्य से लिया था। और मौर्य साम्राज्य के पहले कौन सा वंश था? नंद वंश था और उसके अंतिम राजा कौन थे? धनानंद थे। तो अब चलते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। और ये जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर हम इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो मौर्य वंश हमारा संपूर्ण हो जाएगा परीक्षा में। इसके बाहर से कोई भी प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को डिटेल में अटेंशन के साथ देखिएगा और उसके नोट्स बनाइए, ताकि आपकी ये वाली तैयारी पूरी हो जाए और ये जो एक वीडियो है ये मौर्य वंश से संबंधित आपके सभी डाउट को क्लियर कर देगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास पहला प्रश्न। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में हमारा जो पटना शहर है वही मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। देखिए, हम हर एक प्रश्न में उत्तर के साथ साथ उससे संबंधित अन्य की फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, पाटलिपुत्रा
लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य एम्पायर। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पटना जो बिहार की राजधानी है अभी। इट वॉज ए मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। वह मौर्य शासन के समय एक काफी बड़ा राजनीतिक, आर्थिक और कला कला के क्षेत्र का काफी बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? अभी हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा ये। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 322 BCE। BCE मतलब ईसा पूर्व। विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य। अपने गुरु और अपने मार्गदर्शक चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। ही ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड रूल इन द नदन इंडिया। सो उन्होंने किसको उखाड़ फेंका था? जो इस मौर्यों के पहले नंद राजवंश था, नंद का शासन था, उन्हें खत्म किया और खुद ने मौर्य राज्यवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्राचीन यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? विच एशियन ग्रीन एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर ए ने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था, जो यूनान का एक लेखक था और इसने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रचना की जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस वन निकेटर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो मेगास्थनीज को किसने भेजा था यूनान से? सेल्यूकस वन निकेटर ने भेजा था। His observations were recorded in his book Indica, providing valuable insights into the Mauryan Empire. So मौर्य साम्राज्य की जो भी जानकारियां हमको मिलती है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा हमको मेगास्थनीज ने जो एक टेक्स्ट बुक लिखी थी, एक जो किताब लिखी थी जिसका नाम इंडिका है, उससे मिलता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और उसने जो अपने ऑब्जर्वेशंस थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित, वो इंडिका नाम की एक पुस्तक में लिखे थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य एज द रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड हिज फादर एज द रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के का पुत्र था बिंदुसार, उन्होंने वह चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। हिज रेन कंटिन्यूड द कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर। सो उनके शासन के समय भी उन्होंने जो उनके पिता द्वारा इस वंश का, इस साम्राज्य के विस्तार के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे उनको जारी रखा और इसके शासन में काफी ज्यादा वृद्धि की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, अशोक द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो बिंदुसार के बाद जो उनके सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो कौन थे? अशोक थे। और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो यह है बैटल ऑफ कलिंग। कलिंग के युद्ध के बाद, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास की, कि बैटल ऑफ कलिंग के बाद बुद्ध ने अपने एक्सपांशन के जितने भी प्रयास थे और जितनी भी लड़ाइयाँ थी वे सब रोक दी थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था और जनमानस में शांति का संदेश देने के लिए धम्म
का प्रचार प्रसार शुरू किया था, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थीं। तो वो भी हम आगे वीडियो के आने वाले हिस्से में पढ़ेंगे। आपसे जब तक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित लगभग सभी जानकारियां डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अब एक नियमित अंतराल के बाद जो जनरल स्टडीज से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, जिसमें हम कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अच्छा, इसी में देखते हैं कि बैटल ऑफ कलिंग से संबंधित और इम्पोर्टेंट कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। दी बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन 261 BCE बिटवीन द मौर्य एम्पायर अंडर अशोका एंड द स्टेट ऑफ कलिंग। तो कलिंग के राज्य के साथ मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए अशोक ने यह युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 BCE में लड़ा था। ईसा पूर्व 261 में लड़ा था। द एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड सफरिंग लेड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड रिनाउंस वायलेंस। सो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चला हुआ युद्ध था और इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ मतलब काफ़ी ज़्यादा हत्याएं हुई, काफ़ी ज़्यादा जो सैनिक हैं वो मारे गए, आम जनता मारी गई। तो इसी के चलते यहाँ से अशोक को प्रेरणा मिलती है कि यह हिंसा का मार्ग त्यागे और बुद्धिज्म इसके फलस्वरूप बुद्धिज्म अपनाया अशोक ने और फिर आगे अपने जीवन में बौद्ध धर्म का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। What was the administrative system introduced by Ashoka to promote ethical governance? जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म प्रणाली को अपनाया, जिसमें वह नैतिक शिक्षा, नैतिक गवर्नमेंट और गवर्नेंस को बढ़ावा देने की एक पहल थी। तो अशोक ने धम्म शासन प्रणाली को अपनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, अशोका इंट्रोड्यूस्ड धम्म, a set of moral and ethical guidelines aimed at promoting non-violence, tolerance and compassion. So ये धम्म में है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से दी जाती थी और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि वह किसका प्रचार हो, किसका प्रसार हो? नॉन वायलेंस का हो, मतलब अहिंसा को हो, धैर्यशीलता का हो और कंपेशन मतलब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का हो। He propagated these principles through his edicts inscribed on rocks and pillars. तो यह सब अशोक ने कैसे लोगों तक पहुंचाया, जो अभी भी हमको देखने को मिलते हैं। ये कितने ही ऐसे शिलालेख हैं, कितने ही ऐसे पिलर हैं जिन पे ये सब सिद्धांत लिखे हुए हैं। अशोका धम्म was based on the 10 principle espoused by Lord Buddha. तो लॉर्ड बुद्धा ने, भगवान बुद्ध ने जो उनके 10 सिद्धांत दिए थे जीवन जीने के लिए, उसी पे आधारित ये धम्म की प्रणाली थी दोस्तों, जो अशोका ने काफ़ी ज़्यादा उसका प्रमोशन किया, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया अपने जीवन काल में कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मौर्य शासक कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है? कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए कौन सा मौर्य शासक जाना जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अशोक ही जो वे मौर्य शासक थे जिन्होंने आर्ट्स और आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा कार्य किया। तो जैसे कि बुद्ध जो स्तूप हैं सांची में भी बने हुए मध्य प्रदेश में, कहीं ज्यादा मठों का निर्माण किया, कहीं ज्यादा पिलर्स का निर्माण किया, जैसे सारनाथ का जो पिलर है जहाँ से हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह लिए हुए हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड सांची स्तूप एंड अशोक पिलर। अशोक का जो पिलर है सारनाथ में, वहां से हमने हमारे देश के जो कुछ राष्ट्रीय एम्बलेम्स हैं वो वहीं से लिए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित था? तो हम सब जानते हैं कि पटना में वर्तमान में भी गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित था।
अब देखिए पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर के किनारे पे स्थित था। इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द रिवर मेड इट अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार के लिए और शासन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के एक जिले मौर्य साम्राज्य में एक जिले के बराबर प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य एक, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था जिसमें एक राजधानी थी। राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और उसके बाद जो अलग अलग यूनिट्स थी, जैसा कि आज के समय में होता है कि देश की एक राजधानी होती है और हमारे देश में कई सारे जिले होते हैं, तो उस समय भी यही सिस्टम, यही शासन प्रणाली हुआ करती थी और उस समय जिले को जनपद के नाम से जाना जाता था। आज भी हमारे देश में जनपद पंचायत या जनपद होती हैं कई राज्यों में, तो उस समय जिले को जनपद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अ जनपद वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इक्विवेलेंट टू ए डिस्ट्रिक्ट। हमारे वर्तमान समय में जो एक जिले के बराबर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक जिला होता है, उसे जनपद कहा जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जिले को क्या कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में? तो उसे जनपद कहा जाता था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल जनपद। तो जो पूरा साम्राज्य है वो कई सारी जनपदों में विभाजित किया हुआ था। ईच गवर्न बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो जैसा कि अभी वर्तमान में शासन प्रणाली है कि केंद्र सरकार ने हर एक जिले के लिए या फिर राज्य सरकार ने हर एक जिले के लिए शासन प्रणाली नियुक्त की हुई है, वैसा ही उस समय भी होता था। टू इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स कलेक्शन। तो ये किस लिए होता था कि ताकि हर एक जिले के स्तर पर, हर एक जनपद के स्तर पर ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, शासन किया जा सके, शासन की प्रणालियों को लागू किया जा सके और टैक्स कलेक्शन किया जा सके। आगे चलते हैं दोस्तों। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ था, जिसकी हत्या के बाद शुंग वंश की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो बृहद्रथ was the last ruler of the Maurya Empire. He was assassinated by his commander-in-chief पुष्यमित्र शुंग in 185 BC। तो ईसा पूर्व 185 वर्ष 185 में इनका वध किसने किया था? इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये पुष्यमित्र शुंग कहाँ के रहने वाले थे? ये उज्जैन के रहने वाले थे। और फिर क्या हुआ? द इवेंट मार्क द एंड ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इस घटना के बाद मौर्य राज्यवंश का, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। एंड द बिगिनिंग ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश या शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन के रहने वाले थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के आ रही है कि अंतिम शासक बृहद्रथ था। कब उनका अंत हुआ? 185 ईसा पूर्व हुआ। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। वो कहाँ का था? वो उज्जैन का था और उसने शुंग राज्यवंश की स्थापना की। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें इस प्रकार का वीडियो आप तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल में किस धर्म का प्रचार किया? तो हमने अभी वीडियो की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और फिर अपने बचे हुए जीवन काल में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बुद्धिज्म का प्रचार किया पूरे देश में। देखिए, ड्यूरिंग हिज रेन अशोका एक्टिवली प्रमोटेड बुद्धिज्म। आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म post the Kaling War, he supported the spread of Buddhist teachings and built stupas, monasteries and sent missionaries to various regions। तो उसने जब कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया तो फिर उसने बौद्ध धर्म के को पूरे क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए कई स्तूपों का निर्माण किया। जैसे सांची में स्थित सभी जो स्तूप हैं वो अशोक ने ही बनवाए थे। मोनेस्ट्रीज, कई सारी मठों का निर्माण किया। एंड सेंट मिशनरीज, कई कई सारे धर्म प्रचारक
भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में भेजे। हम आगे चलते हैं वीडियो में अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, कौन सा प्राचीन पाठ मौर्य प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? तो अभी हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि मेगास्थनीज नाम का जो ट्रैवलर था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय आया था, जो यूनान क्षेत्र से आया था, और उसने इंडिका नाम का जो ग्रंथ लिखा था, इंडिका नाम का जो टेक्स्ट लिखा था, उसमें मौर्य शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, शासन प्रणाली से संबंधित और राज्यवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इंडिका में मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगर पूरे वीडियो को अगर हम देखें तो हम काफ़ी अच्छे से लगभग सभी चीज़ें कवर करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी मौर्य वंश की तैयारी पूरी हो जाए दोस्तों। अब देखिए, इंडिका इज एन एशियंट टेक्स्ट रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। तो इंडिका के रचयिता कौन थे? मेगास्थनीज थे। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य रेन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो शासन प्रणाली थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो कल्चरल पोजीशन थी उस समय समाज की, वो सब इस किताब में उन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य शासक कौन था जिसने भू राजस्व और सिंचाई प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो किस हु वॉज द मौर्यन रूलर नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन सिस्टम? तो लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन सिस्टम सबसे शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्यवंश की शुरुआत में, साम्राज्य की शुरुआत में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले राजा थे, इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग ए सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड स्टेट रेवेन्यू। तो राजकोष में बढ़ावे के लिए और कृषि में उत्पादन के को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम लाया था और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम लाया था, ताकि कोषालय में वृद्धि हो टैक्स कलेक्शन के माध्यम से, कर वसूलने के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, हु वॉज द फेमस मौर्यन रूलर हु कन्वीन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन करने वाला प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्योंकि अशोक ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए और नॉन वायलेंस को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। अब बौद्ध काउंसिल से संबंधित जानकारियां हम देख लेते हैं यहाँ पे। अशोका कन्वीन द थर्ड बौद्ध काउंसिल अराउंड 250 BCE इन पाटलिपुत्र, पटना में उन्होंने वर्ष 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। द काउंसिल एम्ड टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट बाय रिमूविंग करप्ट एंड हेरेटिकल प्रैक्टिसेस एंड टू कंपाइल एंड प्रिजर्व द बुद्धिस्ट टीचिंग। सो हुआ क्या था? और अच्छा, उससे पहले इसको डिटेल में समझे, उससे पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स रेफर टू वेरियस काउंसिल्स दैट वर हेल्ड इन एंशियंट इंडिया बाय द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। देयर हैव बीन 6 सच काउंसिल्स। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए और आने वाले समय में, भविष्य में सभी लोगों तक इन्हें पहुंचाने के लिए समय समय पर प्राचीन भारत में बौद्ध परिषदों का आयोजन होता रहता था। ऐसी कुल 6 बौद्ध परिषदों का आयोजन हुआ, जिसमें से तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक ने करवाया था वर्ष 2050 BCE में। और ये जो परिषद होती थी, ये सब जो मीटिंग होती थी, इसमें बुद्ध भगवान द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, उन्हीं के बारे में बात की जाती थी, उन्हीं और प्यूरिफाई किया जाता था, और अगर कोई गलत प्रैक्टिस समय के साथ शुरू हो गई थी तो उसे वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता था। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब देखिए, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तो नहीं था, एग्रीकल्चर यील्ड भी नहीं था, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, टू स्प्रेड धम्म एंड प्रमोट मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो शिलालेख हैं, जो पिलर्स हैं, जो स्तूप हैं, उनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, अशोका एडिक्ट्स, अशोक के जो शिलालेख थे या लेख थे, वर इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स थ्रू आउट हिज एम्पायर। तो चट्टानों पे और जो पिलर्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने संदेश लिखवाए थे, और उन संदेशों में मुख्यतः उन्होंने धम्म से संबंधित या फिर बुद्ध टीचिंग से संबंधित बातें करी थी। तो ये मोरल एंड एथिकल कंडक्ट अमंग हिंद सब्जेक्ट्स एम्फेसाइजिंग नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड कंपेशन, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी पढ़ा। अब देखिए, किस मौर्य शासक को श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय दिया जाता है? तो फिर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय भी अशोक को जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अशोका इज क्रेडिटेड विद स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू श्रीलंका बाय सेंडिंग हिज सन महिंद एंड डॉटर संघमित्रा। तो उसने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था धर्म प्रचारकों के रूप में, और बौद्ध धर्म को की शिक्षा वहाँ पे देने के लिए। Their efforts led to the establishment and flourishing of Buddhism in श्रीलंका। तो उनके प्रयासों के फलस्वरूप श्रीलंका में भी इस धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और ये काफी ज्यादा फला फूला। आगे चलते हैं हम। मौर्य शासन में समाहर्ता की क्या भूमिका थी? मौर्य शासन में समाहर्ता, ऑप्शन नंबर बी, टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर को जो उपाधि दी गई थी, जो पद का नाम था, वो समाहर्ता था। तो अब देखिए, समाहर्ता वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। तो समाहर्ता उस पद का नाम था जो टैक्स कलेक्शन का कार्य करता था, कर वसूलने का कार्य करता था। दिस रूल वॉज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर एंड इंश्योरिंग रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो आर्थिक स्थिति से साम्राज्य को मजबूती प्रदान करना और आर्थिक संचालन सुचारू रूप से जारी रहे, इसीलिए समाहर्ता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पद था उस समय शासन प्रणाली में, टैक्स कलेक्टर। ये सब प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। समाहर्ता क्या होता है, मौर्य शासन में समाहर्ता की क्या भूमिका होती थी, इस प्रकार के प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए, कौन सा प्राचीन पाठ मौर्य सैन्य संगठन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? विच एंशिएंट टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ मिलिट्री मौर्यन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, विष्णुगुप्त ने या फिर चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें मौर्य शासन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उनके राजनीति से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य कूटनीतियों से संबंधित सभी जानकारियां कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है हमको। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य प्रोवाइड्स डिटेल अकाउंट ऑफ द मौर्यन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट outlines the structure, strategy, management of the military, emphasizing the importance of strong and well organized army। तो इसमें एक काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफी ज्यादा अच्छे से नियंत्रित की जाने वाली आर्मी के महत्वपूर्ण के महत्व पर यह जोर देता है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य शासन में अमात्य की क्या भूमिका थी? तो अभी हमने समाहर्ता के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे आता है अमात्य। अमात्य का काम क्या था कि राजा को या किंग को, एम्पेरर को एडवाइस देना, हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपनी सलाह देना। तो अमात्य चीफ एडवाइजर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अमात्य was the chief advisor in the Mauryan administration. This position involved advising the king on various matters of governance, policy, administration, and playing a crucial role in effective management of the empire. So, प्रशासन से संबंधित लगभग हर मुद्दे पे राजा को सलाह देने का कार्य कौन करता था? अमात्य करता था।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य सलाहकार। जैसे अभी भी प्रधानमंत्री के अलग अलग मुख्य सलाहकार होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उनको शासन को और सुचारू रूप से चलाने में सलाह देते हैं। हाँ, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में प्रादेशिक की क्या भूमिका थी? मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में प्रादेशिक की भूमिका प्रा, प्रा, प्रादेशिक की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नर। मतलब ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था। जैसे कि अभी हमने जनपद के बारे में पढ़ा, वैसे ही ये प्रांतीय गवर्नर होता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द प्रादेशिका वॉज ए प्रोविंशियल गवर्नर इन दी Mauryan administrative system. They were responsible for overseeing the administration of a province, implementing the crucial गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इनका कार्य, जो क्षेत्र के ये गवर्नर हुआ करते थे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और गवर्नमेंट की या जो साम्राज्य की जो पॉलिसीज हैं उनका ठीक से अनुपालन करवाना, ये उनका कार्य हुआ करता था। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। किस मौर्य शासक का शासनकाल दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार से जुड़ा हुआ है? तो अभी तक हमने देखा कि अशोक ने बुद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया, लेकिन जैन धर्म का प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इज एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेय दिया जाता है। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ ही एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड बिकेम ए जैन मॉन्क। सो अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन त्याग दिया था, अपनी राजगद्दी को त्याग दिया था और एक जैन मॉन्क, एक जैन साधु बन गए थे। फॉलोइंग भद्रबाहु भद्रबाहु टू साउथ इंडिया। तो भद्रबाहु को फॉलो करते हुए जैन मॉन्क बन गए थे। वेयर ही स्पेंट हिज लास्ट ईयर इन एसेटिक प्रैक्टिसेस। और अपने जीवन के अंतिम समय भी उन्होंने एक साधक के रूप में व्यतीत किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य शासन में कुमार का क्या महत्व था? तो कुमार, जैसे कि शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है, ये क्राउन प्रिंस था, मतलब राज्य का राजकुमार हुआ करता था, उसे कुमार कहा जाता था, जो भी आगे चल के राजा बनने की जिसकी संभावना होती थी। अब देखते हैं, कुमार वॉज द क्राउन प्रिंस इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। द टाइटल डेजिग्नेटेड द हेयर अपारेंट टू द थ्रोन। ये जो उत्तराधिकारी होने की संभावना होती थी उसे कुमार कहा जाता था। हु वॉज ऑफन गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रूलरशिप। जिन्हें मुख्यतः आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, प्रशासन और सैन्य संबंधित जवाबदारियां दे दी जाती थी, ताकि वो आने वाले समय में और बड़े पद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों। महान मौर्य शासक अशोक की मां कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रांगी। ऑप्शन नंबर ए अशोक की मां थी। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। शुभद्रांगी, ऑल्सो नोन एज धर्मा, वॉज द मदर ऑफ अशोक। शी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर in his early life and influenced his moral and ethical outlook, which later shaped his policies as a ruler. So उनकी माँ का उनके जीवन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जो बाद में उनको एक राजा के तौर पे अपनी शासन करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी साबित हुआ। आगे चलते हैं। मौर्य काल में कौन सा शहर एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था? तो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र मौर्य शासन काल में ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला, ऑल्सो नोन एज तक्षशिला, वॉज अ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य साम्राज्य के समय तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र था शासन का। It attracted scholars and students from various regions, offering education in subjects such as philosophy, medicine and military sciences. तो वहाँ पे फिलोसफी, मेडिसिन और मिलिट्री साइंसेस के बारे में पढ़ाई होती थी। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था मौर्य शासन के समय। आगे चलते हैं दोस्तों। What was the primary duty of युक्ता in Mauryan Empire?
तो युक्त का क्या कार्य होता था? जैसे कि अभी हमने पढ़ा अमात्य क्या होता है, हमने पढ़ा कुमार क्या होता है, हमने पढ़ा समाहर्ता क्या होता है, हमने पढ़ा प्रादेशिका क्या होता है। अब है युक्त। युक्त का कार्य होता था ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में युक्त कार्य करता था। अब देखिए, युक्ता was an administrative assistant in the Mauryan Empire. Their primary duty was to assist higher officials in administrative tasks, ensuring smooth governance and effective implementation of policies. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रादेशिक का जो हेड होता था प्रोविंशियल गवर्नर होता था, युक्त को हम ये मान सकते हैं ये उसका असिस्टेंट होता था। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चक्रवर्ती साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये अभी भी हमको कहीं जगह पढ़ने को सुनने को मिल जाता है दोस्तों। तो दी चंद्रगुप्त मौर्य अस्यूम दी टाइटल चक्रवर्ती मीनिंग द यूनिवर्सल रूलर। आगे आगे चलते हैं हम। अब देखिए, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ मुद्रा राक्षस जो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने के बारे में जानकारी देता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने से संबंधित जानकारी हमको देता है। मुद्रा राक्षस इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाय विशाखा दत्त that describes the rise of चंद्रगुप्त मौर्य to the power with the help of चाणक्य। जो संस्कृत में लिखा हुआ एक ये काव्य है जो विशाखा दत्त ने लिखा था, जिसमें हमको क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमको ये जानकारियां मिलती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के शासक के अधीन अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया था। तो सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल लिमिट्स मौर्य साम्राज्य ने अशोक के शासन के समय हासिल कर ली थी। और डिटेल में देखते हैं इसके की फैक्ट्स को। देखिए, द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब अपनी चरम सीमा पे कब पहुंचा, ज्योग्राफिकली अपनी चरम सीमा पे कब पहुंचा? अंडर अशोकाज रूल, कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग पूरा हिस्सा, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में चित्र में देखा था, भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग पूरा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था जब अशोक सम्राट था उस समय। फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, वो इन द वेस्ट टू प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो जो अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट प्रेजेंट केरला एंड तमिलनाडु। तो अभी वर्तमान के जो केरल और तमिलनाडु है, इनको छोड़ के लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य में आता था। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला यूनानी शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। और डिटेल में जान लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर प्रथम साइंड अ ट्रीटी विथ चंद्रगुप्त मौर्य सीडिंग टेरिटरीज इन एक्सचेंज ऑफ 500 वॉर एलिफेंट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपने शासन के विस्तार के लिए कदम आगे बढ़ाए तो उनका सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जो अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। और जब युद्ध की स्थिति बनी तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि कर ली, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने काफी ज्यादा हिस्से जैसे कंधार वगैरह इन सब का शासन दिया, और बदले में सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 वॉर एलिफेंट, 500 युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाले हाथी प्रदान किए। तो इस संधि के तहत काफी बड़ा हिस्सा मौर्य शासन के अंतर्गत आ गया इस संधि के माध्यम से। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य समाज के पतन का प्राथमिक कारण क्या था? तो अशोक की जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद ज्यादा वर्ष नहीं लगे और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा वीक सक्सेसर्स, जो उसके कमजोर उत्तराधिकारी थे, जो शासन प्रशासन को ठीक से समझ नहीं पाए, चला नहीं पाए, उनके कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखते हैं द प्राइमरी रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर was the succession of weak ruler after Ashoka's death, which led to political instability and fragmentation. So अशोका की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता धीरे धीरे आने लगी राज्य में और फिर अंततः इस साम्राज्य का पतन हुआ। और अशोक के सक्सेसर कौन कौन थे? अशोक के सक्सेसर थे दशरथ, संप्राति, शलीशुका, देववर्मन, शतधवन एंड बृहद्रथ। बृहद्रथ तो अंतिम थे, हमने देखा ही था। दशरथ, संप्राति, शलीशुका, देववर्मन, शतधवन और बृहद्रथ। आगे चलते हैं हम। कौन सा मौर्य शासक ग्रीक और फारसी संस्कृति में अपनी रुचि के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार, जो दूसरे नंबर के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। वह ग्रीक और फारसी संस्कृति में अपनी रुचि के लिए जाने जाते हैं। बिंदुसार is known to have shown an interest in Greek and Persian culture and maintained relations with the Hellenistic states. So यूनान के जो राज्य हैं उन सब के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्राचीन यूनान के एंशियंट ग्रीक के समय जो संबंध स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वो बिंदुसार को जाता है। मौर्य शासन में कौन सा पद वर्तमान प्रधानमंत्री के बराबर होता था? तो वर्तमान प्रधानमंत्री के बराबर होता था ऑप्शन नंबर सी, महामात्य का जो पद है वह वर्तमान प्रधानमंत्री के बराबर होता था। तो हमने काफी ज्यादा डिटेल में जितने भी पद हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की है दोस्तों। महामात्य was a high ranking official in the Mauryan administration equivalent to modern day prime minister. तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके बराबर जो पद था वो महामात्य का हुआ करता था। मौर्य प्रशासन में राजुका शब्द का उल्लेख किया गया है। राजुका शब्द का जो उल्लेख किया गया है उनसे किसको डिस्क्राइब किया जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल ऑफिसर को, जो न्यायिक व्यवस्था देखते थे उनको राजुका कहा जाता था। राजुकास वेर जुडिशियल ऑफिसर्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिले के स्तर पे राजुका की नियुक्ति होती थी हर एक जनपद में, और जिनका काम जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे जो न्यायिक व्यवस्था को संभालते थे, और न्याय जैसे वर्तमान में जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट्स होती हैं, वो वाला काम राजुकास करते थे। हाँ, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित अशोक चक्र में कितनी गिनती तीलियां हैं? अब हम जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसमें जो बीच में चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं, और वह अशोक के पिलर से जो सारनाथ उड़ीसा में स्थित है वहां से लिया गया है, और उस चक्र के अंदर कुल 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे उन्नति का प्रतीक है। अब देखिए अशोक चक्र इन द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज 24 स्पोक्स सिंबलाइजिंग द इटर्नल व्हील ऑफ लॉ। आगे चलते हैं हम। व्यापार और वाणिज्य की देखरेख के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो व्यापार और वाणिज्य की देखरेख के लिए पन्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। पन्याध्यक्ष जो है व्यापार और वाणिज्य की देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हुआ करता था। तो अभी तक हमने देखा कि राजुका जो है वो लॉ के लिए था, पन्याध्यक्ष जो है वो ट्रेड के लिए है। उसके बाद हमने अमात्य देखा। अमात्य क्या था? अमात्य चीफ एडवाइजर था। महामात्य कौन था? महामात्य प्राइम मिनिस्टर था। युक्त जो है, युक्त क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट था। ये सब चीजें हमने अभी पढ़ी है हमारे इस वीडियो में। और आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक के स्तूपों के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्राथमिक सामग्री क्या थी? मुख्यतः ईंटों का से इन स्तूपों का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दी प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अशोकास स्तूपा वाज ब्रिक ऑल्दो सम वेयर लेटर फेस्ड विद स्टोन। तो हो सकता है कि बाद में उन्हें उनके ऊपर एक पत्थरों की परत चढ़ा दी गई हो, लेकिन जो सामग्री प्रयुक्त की गई थी वो ब्रिक ही की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अशोक स्तंभ पर प्रमुखता से चित्रित किया गया है? तो हम सब जानते हैं
लॉयन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अशोक स्तंभ पे लॉयन, जिसे हमने हमारे भारतीय राजमुद्रा में भी सम्मिलित किया है। द अशोकास पिलर फीचर्स लॉयंस प्रोमिनेंटली सिंबलाइजिंग पावर एंड करेज। सो शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में लॉयन को वहाँ पे दिखाया गया है। द मोस्ट फेमस इज लॉयन कैपिटल इज सारनाथ, जो सारनाथ से ही हमने हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसमें प्रयुक्त होने वाले शेर या लॉयन लिए हैं। आगे चलते हैं। इस मौर्य शासक को पाटलिपुत्र शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। पाटलिपुत्र शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य is credited with significantly developing the city of Patliputra, modern day Patna, as the capital of Mauryan Empire। पाटलिपुत्र हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किसके महत्व पर जोर देते हैं? तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, अशोक के शिलालेख जो हैं वो धम्म की प्रैक्टिस को अपनाने पे जोर देते हैं। और धम्म की प्रैक्टिस में उन्होंने किस बात का संदेश दिया है? बुद्ध धर्म के अंतर्गत नॉन वायलेंस एंड मोरल कंडक्ट का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अशोकास एडिक्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड मोरल कंडक्ट, धम्म, जो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मौर्य सेना को कितनी मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया था? तो 4 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी मुख्य शाखाएं? देखिए, दी मौर्यन मिलिट्री वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्रांचेस। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवलरी मतलब अश्वारोही सेना या घुड़सवार, अश्वारोही सेना को कैवलरी कहा जाता है। एलिफेंट्स मतलब हाथियों की सेना, चैरियट्स मतलब रथों की सेना। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन किस शासक की हत्या के साथ हुआ? अभी हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य का पतन बृहद्रथ की हत्या के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर बिगेन विद असैसिनेशन ऑफ द लास्ट रूलर बृहद्रथ बाय हिज जनरल पुष्यमित्र संघ। पुष्यमित्र संघ से संबंधित हमने पढ़ा था कि उज्जैन के रहने वाले थे। इन्होंने शुंग राज्यवंश की स्थापना बृहद्रथ की हत्या के बाद की थी। आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए अपने बेटे और बेटी को मिशनरी के रूप में किस देश में भेजा था? ये भी हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि उसने श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी को मिशनरी के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में भेजा था। ये हमने पढ़ी लिया है डिटेल में। उसके बेटे महिंद और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। और डिटेल में पढ़ते हैं। किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में सड़कों और सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो सड़कों और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं या नगरीय प्रशासन से संबंधित बुनियादी सुविधाएं अशोक के समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई और उनको काफ़ी ज़्यादा शासन के प्रत्येक अंग में उसे स्वीकार किया गया और उन पर जोर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अशोका इज नोन फॉर हिज एफर्ट्स प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड इरिगेशन सिस्टम। तो शुरुआत इरिगेशन सिस्टम और लैंड रेवेन्यू की किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको किसने माना? उसको महत्वपूर्ण माना अशोक ने और उनको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। अर्थशास्त्र शासन कला पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र हमने शुरुआत में पढ़ा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में, ना सिर्फ इकोनॉमी के बारे में, राजनीति के बारे में और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात उस ग्रंथ में जो अशोक ने जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उसमें की गई है। द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य कौटिल्य डिटेलिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अशोक के धम्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के धम्म, इट वॉज ए रिलीजियस डॉक्ट्रिन स्पेसिफिक टू बुद्धिज्म, इट वॉज a set of ethical principle meant to guide his subject, it encouraged ritual sacrifices and animal offerings। ये गलत है।
इट मैंडेटेड द कन्वर्जन ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू बुद्धिज्म। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की थी, तो ये भी गलत हो गया। तो अब क्या है, डॉक्ट्रिन स्पेसिफिक, लेकिन इसमें एथिकल प्रैक्टिस में मोरल कंडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा नैतिक सदाचार पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। धम्म में आर्थिक नैतिक सदाचार में मोरल कंडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था। एथिकल प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू प्रमोट द हार्मनी, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस अमंग हिज सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। धम्म महामात्र शब्द किसका उल्लेख करता है? तो धम्म महामात्र एक ऐसी उपाधि थी, उस व्यक्ति के लिए उपाधि प्रयुक्त की जाती थी जो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे अशोक की नीतियों में। तो ये थे ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू प्रोपोगेट धम्म। धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब किस प्राचीन ग्रंथ में अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए राजनयिक मिशनों का उल्लेख है? तो अभी हमने पढ़ा था वीडियो की शुरुआत में कि अशोक ने धम्म की प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्रांतों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, मिशनरीज भेजे थे। और इसका उल्लेख हमको एक श्रीलंकन टेक्स्ट महावंसा में मिलता है। महावंसा श्रीलंका का जो टेक्स्ट है उसमें हमको ये डिटेल मिलती है, क्योंकि श्रीलंका में ही उसके बेटे और बेटी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। देखिए, द महावंसा एन एंशिएंट श्रीलंकन क्रॉनिकल मेंशंस द डिप्लोमेटिक मिशन सेंट बाय अशोका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के प्रचार के लिए जो मिशंस, जो धर्म प्रचारक अशोक द्वारा भेजे गए थे, वो महावंसा श्रीलंकन टेक्स्ट में हमको मिलते हैं। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कवर करता था? अभी हमने देखा मौर्य साम्राज्य का चरम कहाँ पे आया था। सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन किसके राज्य में हुआ था? वो अशोक के राज्य में हुआ था। वो कहाँ कहाँ पे था? इंटायर इंडियन सबकंटिनेंट, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें अफगानिस्तान तक का क्षेत्र शामिल था, एक्सक्लूडिंग सदर्न इंडिया। एक्सक्लूडिंग सदर्न इंडिया मतलब इसमें जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र है उसको छोड़ के लगभग पूरा भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप शामिल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, एट इट्स पीक द मौर्यन एम्पायर कवर्ड द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम सदर्न पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से भारत के दक्षिण क्षेत्र में, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेनी ऑफ अशोकास रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया रिफ्लेक्टिंग हिज एफर्ट्स टू स्प्रेड धम्मा अक्रॉस दी सबकॉन्टिनेंट। तो जो शिलालेख हैं उसमें धम्म के जो सिद्धांत हैं वही लिखे हुए हैं। धम्म के सिद्धांत भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनसे लिए गए थे। हाँ, अब देखिए कि इस मौर्य शासक को हेलेनिस्टिक दुनिया के साथ व्यापक संपर्क रखने के लिए जाना जाता है, जिसमें सेल्यूसिड राजा के एक राजदूत प्राप्त करना भी शामिल है। तो राजदूत जो यूनान के यूनानियों द्वारा भेजा गया एक राजदूत कब आया था? ये हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा था। यूनानियों द्वारा भेजा गया राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये हेलेनिस्टिक वर्ल्ड का यूज किया गया है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दी हेलेनिस्टिक वर्ल्ड इज अ टर्म रिफर्स टू द पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री बिटवीन 507 BCE टू 323 BC। तो प्राचीन यूनान के समय को, जो 507 BC से लेके 323 BC तक का था, उस समय को दर्शाने के लिए हेलेनिक वर्ल्ड का यूज किया जाता है। तो उसी समय जो मेगास्थनीज है वो भारत में आया था, सेल्यूकस वन निकेटर ने भेजा था। तो और उस समय राजा कौन थे? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए उनको इसका श्रेय दिया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे लेके आएँ और एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएं। हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएँ, ताकि आपकी स्टैटिक जीके की तैयारी बिल्कुल पूर्ण तरीके से हो जाए और आप आगामी परीक्षाओं में काफ़ी अच्छे से
इन प्रश्नों को हल कर पाएँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।